नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने को कहा। भारत ने 7 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाकर कीर्तिमान बनाया। विधानसभा चुनाव वाले विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। रेलवे ने 1 वर्ष में सर्वाधिक रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया। तेलंगाना के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा प्रवाहमान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2023 की पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगी और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज एशले बार्टी का मुकाबला बियांका एंड्रेस्क्यू से होगा। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने उन राज्यों से तत्काल और प्रभावी उपाय करने के साथ ही मानक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है, जहां से कोविड के मामलों में वृद्धि और इनसे होने वाली मौतों के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बढ़ते दैनिक मामले और मृत्यु संख्या के कारण जिन राज्यों को श्रेणीबद्ध किया गया है, उनमें महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ये कहा गया कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में हाल ही में कोविड मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलने के साथ ही स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे सहित स्थानीय प्रशासन पर भारी दबाव पड़ेगा। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान राज्यों में अस्पतालवार होने वाली मृत्यु की समीक्षा, उचित रणनीति तैयार करने, अस्पतालों में देर से प्रवेश संबंधी चिंताओं को दूर करना और राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश राज्यों को दिया गया है। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कार्य योजना बनाने, 24 घंटे चलने वाले आपात केंद्र और सूचनाओं के समयबद्ध आदान प्रदान पर जोर दिया गया है। साथ ही प्रतिदिन होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा संसाधनों को और मजबूत करने की सलाह राज्यों को दी गई है। बैठक के दौरान दवाई भी और कड़ाई भी के संदेश को और उजागर करने की सलाह राज्यों को दी गई है। इसके अलावा सभी पात्र लाभार्थियों के टीकाकरण के लिए समयबद्ध योजना तैयार करने के बारे में भी सलाह दी गई है। दिवाकर के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिवों को राज्य प्रशासन से मिलकर कोविड मामलों में हाल में हुई वृद्धि से निपटने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग करने के लिए भी कहा। इस बात पर जोर दिया गया कि केंद्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और नैदानिक प्रबंधन के लिए संक्रमण से लड़ने के लिए सभी संसाधन और सहायता देने के लिए तैयार है। सरकार ने 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी है, क्योंकि देश में कोविड से मरने वाले 88% लोग 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे। इसे देखते हुए इस आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाना अत्यंत आवश्यक है। नीति आयोग के स्वास्थ्य से संबद्ध सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि टीका लगवाने पर लोग 2 जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। पहला, वे अपने जीवन की रक्षा करते हैं और दूसरा, वे ही संक्रमण की श्रृंखला भी तोड़ते हैं। श्री पॉल ने जोर देकर कहा कि भारतीय टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय टीके ब्राजील और ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के दोनों ही रूपों के विरुद्ध प्रभावी हैं। केरल में विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने में अब केवल 2 दिन बचे हैं। 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान की सभी तैयारियां चल रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी राजनीतिक दल पूरी उत्साह के साथ प्रचार में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारामन,
स्मृति ईरानी और प्रहलाद जोशी आज एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए केरल पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी यूडीएफ के लिए चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता एलडीएफ के लिए सभी चुनाव क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने नगरों और कस्बों में प्रचार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के एकत्रित होने पर रोक लगा दी है। आयोग ने इसके बदले रविवार को 7 बजे तक प्रचार करने की अनुमति दी है। ये भी निर्देश दिया गया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया में कोविड के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। भारत ने 7 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाकर कीर्तिमान बनाया है। देश में 6 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 7 करोड़ 6,18,026 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के 77वें दिन कल 12,76,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इनमें से 12,40,000 लोगों को पहली बार टीका लगाया गया और 35,000 से अधिक लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। सरकार ने 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी है, क्योंकि देश में कोविड से होने वाली मृत्यु में 88% लोग 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे। स्थिति को देखते हुए इस आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाना अत्यंत आवश्यक है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि टीका लेने पर लोग 2 जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। वे अपने जीवन की रक्षा के साथ ही संक्रमण की श्रृंखला भी तोड़ते हैं। नागपुर के ऑरेंज सिटी अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर अनूप मरार ने टीकाकरण के महत्व को रेखांकित किया। लोगों को ये समझ आना चाहिए ये बीमारी बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। जो सरकार बोल रही है आपने उतना ही करना है कि आप जरूरत के समय बाहर निकले, आप मास्क पहने रहे, आपने अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखा या हाथ धोए, साबुन से धोए या सैनिटाइज किए बिना हाथ से अपने चेहरे या नाक को हाथ न लगाए, इतने से ही ये बीमारी दूर हो सकती है। जो यंगस्टर्स हैं जो बाहर घूमते रहते हैं, इन लोगों को ये पता नहीं कि वो तो इम्यून रह सकते हैं, पर वो घर में अपनी बीमारी लेके जा रहे हैं और जो हाई रिस्क ग्रुप को फैला रहे हैं, उसके कारण ही ये सेकेंड लहर जो दिख रही है इसी के कारण हुई है। गुजरात सरकार ने कहा है कि कोविड रोगियों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का पर्याप्त भंडार है। खाद्य और औषधि आयुक्त डॉक्टर एच.जी. कोशिया ने बताया कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट नगर निगमों में पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। एक रिपोर्ट। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 2,640 नए मामले दर्ज किए गए। 2,066 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। सबसे अधिक 621 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 506 नए मामले सामने आए। इस बीच सूरत नगर निगम ने कोरोना वायरस के एक अत्यधिक संक्रामक नए स्ट्रेन का पता लगाने की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार यह तेजी से बढ़ने के कारण फेफड़े में तेजी से फैलकर न्यूमोनिया पैदा करता है। दूसरी ओर राज्य में टीकाकरण अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कल राज्य में एक ही दिन में 4,40,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए कुछ दिनों में कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की जाएगी। भीड़भाड़ से बचने के लिए कई त्योहारों और समारोहों पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए आवश्यक फैसले लिए जाएंगे। महाराष्ट्र में कल 47,827 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य जन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 24,126 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 202 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई। लेकिन कुछ जिलों को अन्य जिलों की तुलना में संक्रमण रोकने में सफलता मिली है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अनेक जिलों में हर रोज बड़ी मात्रा में कोविड के नए मरीज सामने आ रहे हैं। मरीजों की संख्या अचानक बढ़ जाने से आरोग्य मंत्रालय को अकोला, अमरावती जिले में विशेष दल भेजना पड़ा था, लेकिन अब यहां की स्थिति नियंत्रण में है, ऐसे कहा जा सकता है। केंद्रीय दल की सूचना के अनुसार यहां विभिन्न उपाय किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप अमरावती शहर में दर्ज किए गए नए मरीजों की संख्या पिछले माह के उच्चांक की तुलना में केवल 10% है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपचार की प्रभावी व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने और प्रभावित रोगियों के उपचार के लिए सभी प्रकार के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री कल राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार पहली से 8वीं कक्षा तक के बेसिक शिक्षा बोर्ड के और सभी निजी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इस दौरान पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन अध्यापक प्रशासनिक कार्य के लिए स्कूल आते रहेंगे। राज्य में कोविड के नए मामलों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में 2,967 नए रोगी सामने आए। इनमें से 900 रोगी अकेले लखनऊ में पाए गए। हाल के समय में अकेले एक दिन में नए मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में इस समय 14,000 से अधिक कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा जिलों पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। कल कोरोना की स्थिति पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री केजरीवाल ने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है और भविष्य में यदि लॉकडाउन की आवश्यकता होती है तो सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले लोगों से राय लेगी। उन्होंने कहा कि स्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संक्रमण का प्रसार नियंत्रित करने के लिए सरकार सभी समुचित उपाय कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कोविड महामारी की चौथी लहर का सामना कर रही है, लेकिन इस बार ये पहले की तरह भयावह नहीं है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में दिल्ली सरकार ने अस्पताल और स्वास्थ्य प्रबंधन की योजना तैयार की है। इस बीच दिल्ली में कल लगभग 3,600 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कल करीब 2,100 व्यक्ति संक्रमण से स्वस्थ हुए, जबकि 14 लोगों की मृत्यु भी हुई। इस समय राजधानी में संक्रमण की दर 4.11% है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया है। बोर्ड ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है, जिसमें पिछले शैक्षणिक वर्ष में हटाए गए अध्यायों और विषयों को आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 में बहाल कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाठ्यक्रम में कटौती केवल एक बार 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए थी। पिछले वर्ष सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाते हुए साल 2020-21 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 30% कटौती कर दी थी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए छात्रों का बोझ कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया था। जिन छात्रों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई, वे इस साल मई-जून में परीक्षा देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने को कहा। भारत ने 7 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाकर कीर्तिमान बनाया। विधानसभा चुनाव वाले विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। रेलवे ने 1 वर्ष में सर्वाधिक रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया। तेलंगाना के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा प्रवाहमान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2023 की पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगी और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज एशले बार्टी का मुकाबला बियांका एंड्रेस्क्यू से होगा। विधानसभा चुनाव वाले विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार चरम पर पहुंच गया है। विभिन्न राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए चुनावी रैलियां कर रहे हैं। घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बरपेटा और बोंगईगांव जिलों में 2 चुनावी बैठकों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अगले चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा तृणमूल कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक ही जिले में रैलियों को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। योगी आदित्यनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गौतम गंभीर जैसे स्टार प्रचारकों के भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में कई रैलियां करने की संभावना है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के करिश्मे की बदौलत चुनाव मैदान में है। सुश्री बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले में 3 रैलियों और हुगली में एक रैली को संबोधित करेंगी। वे हावड़ा में रोड शो में भी हिस्सा लेंगी। कोलकाता से मधुपर्णधर चौधरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासोटिया। संयुक्त मोर्चा के नेता, वामदल, कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन के नेता भी चांदीतला में और हुगली के सिंगूर में रोड शो में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बशीरहाट में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे और उत्तर 24 परगना के पनीहटी में रोड शो करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दक्षिण 24 परगना जिले के बड़ाईपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र पर सभी लोगों की नजरें हैं। इस सीट पर तीसरे चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान चटर्जी इस सीट से लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए जी जान से जुटे हैं। वर्ष 2011 में बड़ाईपुर विधानसभा क्षेत्र को बांटकर बड़ाईपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था। यहां 2,53,000 मतदाता हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार बड़ाईपुर निर्वाचन क्षेत्र में कई नई उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस बार बड़ाईपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा और सीपीएम ने तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ नए चेहरों को जगह दी है। देवोपम चट्टोपाध्याय भाजपा की ओर से इस सीट पर नए प्रत्याशी हैं। वहीं सीपीएम ने 39 साल के मोहम्मद लहक अली पर भरोसा जताया है। भारी मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाले बड़ाईपुर पश्चिम के मतदाताओं का मन मिजाज कुछ अलग ही दिखता आया है। रोजगार के अवसरों में कमी और बढ़ती बेरोजगारी इस क्षेत्र में मतदाताओं के लिए प्रमुख चिंता का कारण है। 8 प्रत्याशियों के इस दंगल में किसे जीत और किसको हार मिलेगी, इस पहेली का उत्तर तो 2 मई को मतगणना परिणाम के दिन ही मिलेगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, बड़ाईपुर, दक्षिण 24 परगना। असम में पूर्वी कोकराझार चुनाव क्षेत्र में अनेक दिग्गज प्रचारकों की उपस्थिति ने काफी गहमागहमी कर दी है। इस सीट पर एनडीए और महाजोत के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोकराझार में चुनावी रैली को संबोधित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बोडोलैंड क्षेत्रीय जिलों और बोडोलैंड क्षेत्र की स्थापना के बाद कोकराझार महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बन गया है। वरिष्ठ बीपीएफ नेता और सोनोवाल सरकार में मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्मा पिछले 30 सालों से पूर्व कोकराझार सीट का प्रतिनिधित्व कर रही है। एनडीए ने इस बार पूर्व छात्र नेता लॉरेंस इस्लरी को यूपीपीएल के टिकट पर मैदान में उतारा है। यूपीपीएल के प्रमुख प्रमोद बोरो के नजदीकी श्री इस्लरी ने बीटीआर समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन को छोड़कर सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए। प्रमिला रानी ब्रह्मा को इस बार श्री इस्लरी से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के कई स्टार कैंपेनर श्री इस्लरी के साथ प्रचार में जुड़े हुए हैं। हालांकि बीपीएफ के अध्यक्ष हाग्रामा मोहिलरी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस कोकराझार सीट को बरकरार रखने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। इस सीट पर हालांकि कुल 5 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला 2 बोडो राजनीतिक दल बीपीएफ और यूपीपीएल के बीच होने की संभावना है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। इस सीट पर 6 अप्रैल को मतदान होगा। सिक्किम में नगर निगम चुनावों की मतगणना लगभग इसी समय शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मतगणना 4 जिले के निर्वाचन अधिकारियों के निगरानी में जिला मुख्यालय में हो रहा है। दक्षिण जिला के निर्वाचन अधिकारी भरणी कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर मतगणना की तैयारी किया गया है। The counting of votes will be done ward wise. Considering COVID-19 situation, necessary precautions have been taken at the counting center. During the counting process, only the contesting candidates, their election agents and counting agents shall be permitted in the counting hall. गांगटोक नगर निगम सहित 7 स्थानीय निकायों के लिए यह तीसरा नगर पालिका चुनाव है। राज्य के 11 वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। मतदान के दिन लगभग 82,000 मतदाताओं ने राज्य में 72% मतदान किया था। आकाशवाणी के लिए उषा शर्मा और नवमो दीक्षित के साथ मैं दिलीराम दुलाल।
भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावाट क्षमता वाला प्रभावमान सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के मई में रामगुंडम के ताप बिजली संयंत्र जलाशय में स्थापित किए जाने की संभावना है। ये सौर परियोजना राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एनटीपीसी शुरू कर रहा है और इसकी अनुमानित लागत 423 करोड़ रुपए है। इस संयंत्र में 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल होंगे जो जलाशय के 450 एकड़ के क्षेत्र में प्रभावित रहेंगे। भविष्य में पैनलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। एनटीपीसी ने अपनी कुल क्षमता का 30% उत्पादन हरित ऊर्जा के लिए रखा है। प्रवाहमान सौर ऊर्जा परियोजना का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। भारतीय रेलवे ने 2021 के दौरान एक ही वर्ष में 6000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग पर विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है। ये अब तक सबसे अधिक विद्युतीकरण कार्य है। कोविड महामारी के बावजूद रेलवे ने 2018-19 के रिकॉर्ड 5000 किलोमीटर से अधिक विद्युतीकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय रेल ने आयातित पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिए हाल के वर्षों में विद्युतीकरण पर जोर दिया है। वर्ष 2007 से 2014 की तुलना में पिछले 7 वर्षों में 5 गुना विद्युतीकरण किया गया। रेलवे ने 2021 के दौरान रिकॉर्ड 56 ट्रैक्शन सब स्टेशन भी शुरू किए हैं। इससे पहले का रिकॉर्ड 42 सब स्टेशनों का है। रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जिन कुछ प्रमुख खंडों पर विद्युतीकरण का कार्य किया है उनमें जबलपुर होते हुए मुंबई हावड़ा रेल मार्ग, दिल्ली दरभंगा जयनगर और चेन्नई त्रिची रेल मार्ग शामिल हैं। रेलवे सोमवार से 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शुरू करेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट में कहा कि ये रेलगाड़ियां यात्रियों को सुरक्षित और आरामदेह यात्रा सुनिश्चित करेंगी। हजरत निजामुद्दीन और सिकंदराबाद के बीच कल से एक साप्ताहिक राजधानी सुपरफास्ट विशेष रेलगाड़ी भी चलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज ओडिशा में भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय के 50वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। श्री नायडू वर्ष 2019-20 के लिए 41 विद्वानों को डॉक्टर की डिग्री और 90 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। वे जाने माने 5 व्यक्तियों को मानद डिग्री भी प्रदान करेंगे। इनमें रिजर्व बैंक के शशिकांत दास और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होगी। इस वर्ष लगभग 6 लाख श्रद्धालुओं के यात्रा में शामिल होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दक्षिण कश्मीर में श्री अमरनाथ जी के हिमालय गुफा तीर्थ स्थल पर 56 दिनों तक चलने वाली वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण इस महीने की पहली तारीख से पहलगाम और बालटल मार्गों के लिए देश भर के 446 नामित बैंकों के माध्यम से आरंभ हो चुका है। राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिकृत रूप से डॉक्टरों या चिकित्सा संस्थानों द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यात्रा शुरू करने के लिए अनिवार्य है। 13 वर्ष से कम या 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को यात्रा के लिए पंजीकृत नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं यात्रियों को जिनके पास विशिष्ट तिथि और मार्ग का परमिट होगा को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन द्वारा इच्छुक तीर्थ यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे पंजीकरण के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पहले से ही पूरा कर लें ताकि बाद में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। वर्ष 2023 की पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने अपनी उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान इसकी पुष्टि की। उज्बेकिस्तान मुक्केबाजी संघ द्वारा सफल बोली लगाए जाने के बाद ताशकंद को 2023 के पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल एश्ले बार्टी और बियांका एंद्रीस्क्यू के बीच आज खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने सेमीफाइनल में एलिना सित्तोना को आसानी से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त बियांका एंद्रीस्क्यू ने 23वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस की मारिया सकारी को हराकर फाइनल में जगह पक्की की थी। पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला हुबर्ट हरकाज और जेनिक सिनर के बीच कल खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
सिद्धार्थ, कोरोना वायरस के खिलाफ देश में चल रहे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के गति पकड़ने को कई अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दायरा बढ़ते ही टीकाकरण की छलांग। 24 घंटे में करीब 37 लाख लोगों को लगा टीका। अब तक का ये एक दिवसीय सर्वाधिक आंकड़ा। राजस्थान पत्रिका ने कोरोना से जंग में कुछ और वैक्सीन के ट्रायल को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, स्पुतनिक से और डेटा तलब। बायोटेक के तीसरे डोज की ट्रायल की मंजूरी। बायोटेक का बूस्टर डोज 6 माह बाद लगेगा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। अखबारों ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को भी अपनी सुर्खी बनाया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, कोरोना 6 महीने के टॉप पर, लॉक होने लगे शहर। राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, दूसरी लहर का पीक इसी माह। वैज्ञानिकों ने गणितीय मॉडल का इस्तेमाल कर जताया अनुमान। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार की सख्ती पर जनसत्ता की सुर्खी है, बढ़ते मामलों से गहराई पाबंदियों की आशंका। पत्र ने केंद्र सरकार के इस वक्तव्य को भी सुर्खी बनाया है, चिंताजनक स्थिति वाले राज्यों में रोकथाम में नहीं दिखाई दी तेजी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीकी इलाकों से चीन के सैनिकों की वापसी की कोशिशें तेज होने पर लोकसत्ता की सुर्खी है, एलएसी से चीन के सैनिकों की जल्द होगी वापसी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर जनसत्ता में प्रमुखता से है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मई में होने वाली बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की मदद के लिए ई परीक्षा नाम से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च होने की खबर हरी भूमि में है। पत्र लिखता है, इस पोर्टल पर छात्रों के लिए परीक्षा की डेट शीट, प्रायोगिक परीक्षा, परीक्षा केंद्र और शिकायत निवारण से संबंधित हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी। हिंदुस्तान ने कोरोना महामारी के बीच डिजिटल लेनदेन बढ़ने को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, यूपीआई लेनदेन 5 लाख करोड़ के पार पहुंचा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने को कहा। भारत ने 7 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाकर कीर्तिमान बनाया। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। रेलवे ने 1 वर्ष में सर्वाधिक रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया। तेलंगाना के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा प्रवाहमान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2023 की पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगी। और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज एशली बार्टी का मुकाबला बियांका एंड्रेस्क्यू से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।